तो बच्चों हम सीख रहे हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो इससे पहले हमने आयत और वर्ग क्या होते हैं इनको सीखा, उनके गुण धर्म सीखे। तो आयत क्या है? आयत किसे बोलते हैं? आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है। और वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90 अंश के भी होते हैं। तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि वर्ग क्या है, एक आयत भी है। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ग क्या क्या होता है देखिए जरा सा। इसके अलावा वर्ग क्या होता है देखो। वर्ग जो है आयत भी है, वर्ग सम चतुर्भुज भी होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसको क्यों होता है करके। ठीक है। ये मैं आपको दिमाग में पहले डाल देना चाह रहा हूं कि वर्ग क्या क्या होता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी है वर्ग। वर्ग समलंब चतुर्भुज भी है। वर्ग की एक खास बात है। और वर्ग क्या है? पतंग भी है, पतंग भी होता है वर्ग। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज अगला जो है हमारा। ठीक। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों। समांतर चतुर्भुज ऐसा दिखता है। सबसे पहले इसका चित्र ऐसा है। उसके बाद इसकी परिभाषा क्या है, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम बोला जाता है समांतर चतुर्भुज को। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दोनों जोड़ी सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं या विपरीत भुजाएं भी बोलते हैं जिनको। ठीक है। कैसे होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। देखो इतनी सी परिभाषा है इसकी, बाकी इसके गुण धर्म आएंगे। तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। बस यदि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है। ठीक। यानी क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि यह भुजा क्या है, इसका नाम क्या बोलेंगे हम? ए बी कहेंगे। यह वाली भुजा, यह वाली भुजा का नाम क्या है? ए बी है। तो ए बी के सामने जो भुजा है वो कौन सी है? डी सी। इनकी ए सी, ए बी और डी सी क्या होंगे? समांतर होंगे। समांतर है का चिन्ह है। ठीक है। और ए डी भुजा किसके समांतर होगी? बी सी के समांतर। यानी कि ए डी समांतर होगा बीसी के। यदि ऐसा है किसी चतुर्भुज में तो समझ लो वो समांतर चतुर्भुज है। तो यहां से एक बात क्या निकल के आती है, क्योंकि आयत में भी तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, होती है नहीं होती हैं? तो इसका मतलब आयत भी क्या है? क्या है आयत भी? एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ गई नहीं आई बात? आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर के साथ साथ समांतर भी होती हैं। तो इसका मतलब वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। यानी कि समांतर चतुर्भुज का परिवार सबसे इनसे बड़ा है। उसके अंदर आयत भी आ जाता है, उसके अंदर वर्ग भी आ जाता है। यह बात आ गई समझ में? क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए शर्त क्या है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब आगे या पीछे बढ़ाने पर वो कहीं भी आपस में नहीं मिलती। ऐसे ही इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा
और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो ये भी आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको समांतर बोल रहे। ठीक, अब इसके गुण धर्म क्या होते हैं देखिए। अब गुण धर्म की बात बोलते, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, सम्मुख माने विपरीत, विपरीत माने आमने सामने। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, सम्मुख भुजाएं भी कहते हैं, विपरीत भुजाएं भी बोलते हैं, आमने सामने की भुजाएं भी बोलते हैं। क्या होती हैं? समान भी होती हैं। देखो एक गुण है इसका, समांतर तो है ही, साथ ही साथ कैसे हैं? समान। समान माने बराबर, समान माने बराबर, बराबर, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा? ए बी डी सी के समांतर तो है ही, साथ ही ए बी और डी सी की लंबाई भी क्या होती है? बराबर, बराबर होती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसी प्रकार ए डी किसके बराबर होगा? ए डी बराबर बी सी। इसलिए मैंने आपको जो बोला पहले कि हमने सीखा कि आयत किसको बोलते हैं, पढ़ा ना छोटी क्लासों में, तो आपने क्या याद कर लिया? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको आयत कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो परिभाषा आयत के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज की भी हैं बराबर, देख रहे हो? लेकिन क्या समांतर चतुर्भुज आयत है? नहीं है। आयत समांतर चतुर्भुज है, याद रख लो। हर आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, क्योंकि इसके कोण जरूरी थोड़ी है। आयत होने के लिए क्या जरूरी है? कोण कितने अंश के होने चाहिए? चारों 90 अंश के। 90 अंश के। तो क्या है 90 अंश का कोण है? नहीं है। 90 अंश का कोण होता तो ऐसे जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसे जाता 90 अंश का कोण। तो जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज के अंदर आता है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसलिए आयत की जो परिभाषा होगी वो यही होगी कि जिसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, हालांकि यह उसका गुण धर्म भी है आयत का भी, कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह गलत बात नहीं है, यह सही है। आयत के लिए भी, आयत के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वो उसका क्या है? परिभाषा नहीं है उसकी, वो उसका गुण धर्म है। समझ में आ रही बात? जैसे कि समांतर चतुर्भुज का गुण धर्म है, वर्ग का भी गुण धर्म है। वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, उसके तो चारों ही बराबर है ना, तो आमने सामने की तो होंगी होंगे नहीं। तो पहला गुण धर्म तो इसका यह है। ठीक है, समझ आ गई बात? दूसरा गुण धर्म क्या है? एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एक तो होता है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण भी लिखा होता है। ठीक है, दूसरा शब्द है आसन्न भुजाएं और आसन्न कोण। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कई बहुत बार। ठीक है, आसन्न का मतलब होता है एक दूसरे से लगे हुए। आसन्न का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से लगे हुए। जैसे इस भुजा का आसन्न कोण आसन्न भुजा कौन सी होगी? यह वाली भुजा होगी, क्योंकि यह इससे लगी हुई है, और यह वाली भी होगी। ठीक है, जबकि विपरीत भुजा यह वाली होगी, सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा एक ही होगी, आसन्न भुजाएं कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि यदि मैं इस कोण को ले लूं, इस कोण को, तो इसका आसन्न कोण कौन सा है? यह वाला भी है और यह वाला भी है। यह बात आ गई समझ में? कहने का मतलब यदि मैं इस कोण को और इस कोण को जोड़ूं तो कितना अंश आएगा? 180 अंश। 180 अंश आएगा।
या इस कोण को और इस कोण को जोड़ूं तो भी कितना आएगा? 180 अंश। तो भी 180 अंश आएगा। ठीक है, समझ आई बात? कहने का मतलब यह है कि कोण डी धन कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, या कोण डी धन कोण ए वो भी 180 अंश होगा, क्योंकि ये भी आसन्न कोण है। एक ही भुजा पर बने हुए कोण। आसन्न कोण किनको बोलेंगे? एक ही भुजा पर बने हुए कोण, ये वाला हुआ इस भुजा पर बने हुए कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है, वैसे आसन्न कोण का मतलब यह है कि उस एक ही भुजा पर बने कोण। जैसे मैंने बोला ना, इसका आसन्न कोण यह होगा, ये भी एक ही भुजा पर बने हैं। देखिए, समझ में आ रही बात? तो आसन्न कोण का मतलब होता है एक ही भुजा पर बने कोण। तो कोण डी धन कोण सी बराबर 180 अंश होगा। ऐसे ही कोण ए धन कोण डी, ये भी कितना अंश होगा? 180 अंश होगा। इसी प्रकार यहां पर इस भुजा पर कौन से कोण बन रहे हैं? कोण ए और कोण बी, इनका योग भी 180 अंश होगा। यानी कि कोण, मैंने क्या लिखा? कोण डी धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। ऐसे ही कोण ए धन कोण बी बराबर भी कितना होगा? 80 अंश। ऐसे ही कोण बी धन कोण सी, ये भी एक ही भुजा पर बने हैं। देखो, इन्हीं को आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कोण बी धन कोण सी बराबर भी कितना होगा? 180। तो ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं? 4 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं? 4 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज होती है बच्चों? इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ना, बराबर होते हैं। अब सम्मुख का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला आ गया। सम्मुख माने विपरीत कोण। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण ए के विपरीत कौन सा कोण होगा? जिससे एक कोण एक वाली भुजा को छोड़ के, कोण ए इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है ना, समझ रहे हो बात? तो इन दो भुजाओं को छोड़ के जो सामने, तो कोण ए बराबर किसके होगा? कोण सी के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के। समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, अगला गुणधर्म, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए, इसके जो विकर्ण है ना, वो जरूरी नहीं है कि बराबरी हो। समझ रहे हो? विकर्णों की लंबाई अलग अलग हो सकती है। देख रहे हो, ये ज्यादा लंबा है, यह कम लंबा है। ठीक है, विकर्णों की लंबाई समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। समझ रहे हो? जैसे आयत और वर्ग में विकर्ण कैसे होते थे? समान। बराबर होते थे। यहां पर जो है AC और BD जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि बराबरी हो, बराबर हो भी सकते हैं। लेकिन जब वो बराबर होते हैं ना, तब फिर उस चतुर्भुज का अलग नाम हो जाता है। तब उसको जो है समांतर चतुर्भुज न बोल के सम चतुर्भुज, सॉरी, फिर हम क्या बोलेंगे? उसको वर्ग ही बोलेंगे। सम चतुर्भुज में भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है। अभी बताया ना मैंने, जब आयत समांतर चतुर्भुज है तो वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। या फिर क्या कहलाएगा? वो आयत कहलाएगा। आयत में भी क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं। समझ रहे हो? तो यदि विकर्ण बराबर हैं तो वो तो या तो आयत होगा या वर्ग होगा, नहीं तो विकर्ण बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वही चीज आ गई यहां पर भी। क्या आया? समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ? कि माना एक O बिंदु पर काट रहे हैं दोनों विकर्ण।
ठीक है, तो OA किसके बराबर होगा बच्चों? OA बराबर OC होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही OB किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? इसी को बोलते हैं, यानी कि जितना लंबाई यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो यहां से यहां तक की लंबाई के बराबर होगी। ये लंबाई बराबर होंगी, और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये लंबाई बराबर होंगी। इसी को बोलते हैं समद्विभाजित करना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। और विकर्ण कैसे हो सकते हैं? बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यदि बराबर हैं तो वो क्या हैं? आयत हैं या वर्ग हैं। ठीक है, यदि बराबर नहीं है तो फिर वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है या फिर समचतुर्भुज भी होता है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? समचतुर्भुज बनेंगे।